हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स की थर्ड क्लास जो पढ़े हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, है ना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। एक छोटा सा डायग्राम है, आसान है बिल्कुल, आप लोग समझ जाएंगे क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। एक इसकी कुछ शर्तें होती हैं, विद्युत द्विध्रुव की कुछ शर्तें होती हैं। ये विद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। निकाय मतलब एक सिस्टम, है ना। एक सिस्टम या एक निकाय होगा। कैसा निकाय होगा, जिसमें कि दो समान परिमाण के, जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के, है ना। एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म दूरी द्वारा, अत्यंत सूक्ष्म दूरी द्वारा, या जिनके बीच की दूरी क्या अत्यंत सूक्ष्म हो, आवेश जिनके बीच अत्यंत सूक्ष्म दूरी हो, इस प्रकार के निकाय को कहा जाएगा विद्युत द्विध्रुव, है ना। क्या क्या होना चाहिए इसमें, पहली बात जो आवेश होने चाहिए इस पर समान परिमाण के होने चाहिए, और उनके जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, विपरीत। विपरीत मतलब क्या होता है, एक धन आवेश तो एक ऋण आवेश, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और यदि उनको जो है क्या किया जाए, एक उनके बीच में एक गैप दे दिया जाए, है ना, कुछ दूरी दे दी जाए, तो इस प्रकार से जो निकाय बनेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। यानी विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का परिमाण बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर एक आवेश आपका 10 कूलाम है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 10 कूलाम। और यदि ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और इनके बीच में कुछ न कुछ गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बने निकाय को क्या बोला जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। द्वि यानी दो, ध्रुव है ना, प्लस माइनस, दो ध्रुव हो गए, और विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसकी परिभाषा बहुत आसान होती है। इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म हो से निर्मित निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना। एक बार फिर से सुन लीजिए, दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के, है ना, दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के दो आवेश जिनको एक अत्यंत सूक्ष्म दूरी द्वारा निरूपित कर दिया जाए, तो इस प्रकार से निर्मित निकाय को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव, है ना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके, है ना, आवाज कैच करके लिख लीजिएगा डिफिनेशन इसकी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत। यानी एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, और उनके पीछे कुछ न कुछ दूरी होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। समझ में आ गया, है ना। क्या बोलेंगे, तो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म हो से निर्मित निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगला जो हेडिंग है जस्ट इसी के आगे है, विद्युत द्विध्रुव नहीं है, अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक्चुअली होता क्या है कि ये विद्युत द्विध्रुव जो हमने टॉपिक पढ़ा, इस विद्युत द्विध्रुव का कुछ न कुछ परिमाण होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि द्रव्यमान, द्रव्यमान में क्या कहेंगे कि 10 किलो उसका, यानी उसका परिमाण कितना है, 10 किलो, यानी कि द्रव्यमान को किसमें मापेंगे हम, किलोग्राम में। तो वैसे ही विद्युत द्विध्रुव को भी मापना पड़ेगा। तो विद्युत द्विध्रुव को कैसे मापा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव को मापा जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, है ना।
यानी एक ऐसी भौतिक राशि जो विद्युत द्विध्रुव को मापने का कार्य करती है, उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है, तो वो क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सुनिए, अब इसमें पहले तो आप लोग इसमें ये लिखेंगे कि एक ऐसी भौतिक राशि जिसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव के परिमाण को मापा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है ना? एक ऐसी भौतिक राशि जिसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव के परिमाण को मापा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। ये इसकी बहुत अच्छी डिफिनेशन नहीं है, बस केवल ऐसे ही काम चल जाएगा। लेकिन इसको जो है, अब इसका फार्मूला क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए, यानी इसके परिमाण को निकाला कैसे जाएगा, तो वो तरीका देखिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको मापने का कार्य करता है? विद्युत द्विध्रुव को मापने का कार्य करता है। ठीक है, तो कैसे? तो विद्युत द्विध्रुव क्या था? इसमें था कि दो समान परिमाण के, यानी ये प्लस क्यू नहीं, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। ठीक है, एक आवेश एक स्थिति ए पर है, एक बी पर है। यहाँ पे किसका परिमाण कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू। देखिए क्यू क्यू यानी परिमाण आवेश का बराबर है क्यू कूलम क्यू कूलम। अब अंतर किसमें है? ये धन आवेश और ये क्या है? ऋण आवेश है। तो और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं इस तरह से, है ना? बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी को जो है दिखाया जाता है 2l से, है ना? दूरी तो दूरी होती है, लेकिन दिखाने का तरीका है अपना इसका 2l। यानी कि अगर हम बीच में बोले कि यहाँ बीच में है, तो ये दूरी क्या होगी? l होगी। ये दूरी क्या होगी? l होगी। और l प्लस l कितना हो जाएगा? 2l। दूरी को दिखाने का तरीका है 2l। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है ना? यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? सदिश राशि, है ना? वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप लोग पढ़े होंगे अगर 11th की फिजिक्स में, तो जहाँ ये आघूर्ण लग जाएगा, है ना, बल आघूर्ण, यहाँ जहाँ आघूर्ण लग गया, जड़त्व आघूर्ण, वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो सदिश राशि होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि मान कितना होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दोनों आवेशों में से किसी एक के परिमाण, है ना? आप लोग पहले तो लिख लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या लिखेंगे? वह भौतिक राशि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को मापने का कार्य करती है, क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। उसके नीचे लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे? चित्र बना करके लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाय के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है ना? क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, लिखेंगे उसके नीचे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाय के किसी एक आवेश के परिमाण, निकाय के किसी एक आवेश के परिमाण यानी Q तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। ये लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे अतः नहीं लिखेंगे, कि लिखेंगे माना दो समान परिमाण के आवेश प्लस Q व माइनस Q क्रमशः A तथा B पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाया जाता है P से। बराबर क्या कह रहा था?
यस किसके बराबर था, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, यानी Q इंटू 2L। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2QL। ठीक है, कैसी राशि थी ये, सदिश राशि। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाएगा इसे सदिश रूप में, तो सदिश रूप में ये हो जाएगा वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और कैसी राशि, सदिश राशि हो गई। मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक लिखेंगे नीचे, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। साथ ही इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, इसकी विमा, विमा आवेश की विमा क्या होगी, धारा इंटू टाइम, यानी A इंटू टी। ये किसका होगा Q का, और L का विमा क्या होगा लेंथ L, यानी क्या कहेंगे ALT। ठीक है, ALT, इसकी विमा यह होती है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण की विमा ALT होती है। विमा और ये मात्रक वाले क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे। जब जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक नंबर के होते हैं ऑप्शन वाले, उसमें आपके बीमा और ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब भी याद कीजिएगा। विद्युत विध्रुव आघूर्ण ये हो गया आपका टोटल का टॉपिक कंप्लीट, है ना। इस प्रकार से इसका मान कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 2QL। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के आगे जो है कि कंटिन्यू करते हैं। विद्युत विध्रुव आघूर्ण के आगे बता देते हैं, बात देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी कर लीजिएगा। अगला हेडिंग बनाइए, विद्युत विध्रुव के कारण। हम लोग पढ़े थे कल, जो है क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विध्रुव के कारण। कल हम लोग देखे थे क्या, बिंदु आवेश के कारण, है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला गया था कल, है ना। इज इक्वल टू कितना आया था 1/4 के Q अपान R², ये निकाला गया था, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए थी, बिंदु आवेश के लिए। लेकिन आज हम लोग निकालेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत विध्रुव, तो हम निकालेंगे विद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग बना लीजिए। और जितने भी इसमें 3 डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। वैद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट पढ़ने होंगे, विद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 3 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। और तीनों पॉइंट क्या क्या है, पहला देखिए ये है कि जब दोनों आवेश, इसमें विद्युत विध्रुव में कितने आवेश थे, 2 आवेश थे इस तरह से रखे हुए। ये जब दोनों आवेश कैसे हो, अक्षों पर स्थित हो, ठीक है। तो पहला है अक्षीय स्थिति में, है ना, विद्युत क्षेत्र का मान किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, या इसी को कहा जाता है अनुदैर्घ्य स्थिति में। 2 नाम से आता है डेरिवेशन, किसी भी नाम से आ सकता है, अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में। सेकेंड है निरक्षीय डेरिवेशन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में। और जो थर्ड है किसी भी स्थिति में, ठीक, किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो विद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा किसी भी स्थिति में। जो पहला हम लोग आज हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, ये तीनों लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला हेडिंग बना लीजिएगा क्या, कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, अक्षीय स्थिति में
अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर लिखने में लिखावट में कहीं दिक्कत हो, मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। इसमें एक डायग्राम है, पहले डायग्राम छोटा समझ लीजिए क्या है। माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी, वही सेम, ठीक है। बीच की दूरी कितनी, बीच में क्या पॉइंट था, ओ, है ना। ये कितना था, 2l पूरा था ना, तो ये आपका 2l पूरा हो गया, ठीक है। ये कितना था, l आधा, ठीक है। ये 2l जब ये l। इसके बाद हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस निकाय के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके चारों ओर होगी। तो हम मान लेते हैं कोई अक्षीय स्थिति में बोला था ना, तो अक्षीय स्थिति मतलब ये ए बी पोजिशन हो गया, और प्लस क्यू माइनस क्यू। अक्ष मतलब क्या होता है, उसी अक्ष पर, यानी इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे अक्ष, अक्षीय स्थिति में। और मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहाँ पर क्या हमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान टोटल निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव। हेडिंग क्या डाले थे हम लोग, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय मतलब क्या, इसी अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा, कौन, पी। और हमें पी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, इस बी यानी कि माइनस क्यू के द्वारा भी क्या होगा, पी पर विद्युत क्षेत्र होगा, और एक ये जो प्लस क्यू है इसके द्वारा भी क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। दोनों के द्वारा होगा ना। हम लोग कल पढ़े थे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, क्या पढ़ा गया था, किसी तीव्रता क्या थी, किसी एक आवेश, कोई एक आवेश था, उसमें कोई एक अन्य आवेश लाया जा रहा था, इस पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो ऐसे ही क्या होगा, हम निकालेंगे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण, फिर निकालेंगे पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है। तो अब हम दूरी देख लेते हैं, इस पी की दूरी कितनी है। इस पी की दूरी हम यहाँ से, है ना, ओ से मान लेंगे कितनी दूरी है, ओ से ये आर दूरी पर है, ठीक है। कहाँ से माना गया है, ध्यान से देखिए डिस्टेंस को, दूरी कहाँ से मानी गई है, ओ से पी तक की कितनी है, आर है, ठीक है। तो ये दूरी आर हो गई, तो यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी आर हो गई, और ये यल थी, ये भी कितनी है, यल हो गई। तो ये आर और ये यल कितना, आर प्लस यल, ठीक है। समझ में आया होगा, ये 2l था, ये यल था, ये आर था। तो आर और पूरा दूरी क्या हो जाएगा, ये यल है तो आर प्लस यल। हमें अब क्या चाहिए, अब ये दूरी आर प्लस यल कहाँ से हो गई, बी से लेकर पी तक की दूरी, बी से पी तक की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस यल। अब निकाल, अब यहाँ से यहाँ दूरी हो गई, अब ए से दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी कितनी टोटल, आर, ये कितनी एल, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस यल, ये निकल जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपका क्या था पूरा आर, और ये यल, तो ये हो जाएगा आर माइनस, ठीक है। तो ये दूरियां ध्यान से देख लीजिएगा, निकालना कैसे है। तो ये निकाय बन गया। हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और हम लोग ये भी पढ़े थे, किसी निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना था, पूरे निकाय के द्वारा क्या कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र निकाल लेते थे, सबको फिर वेक्टर फॉर्म में ऐड कर जोड़ दे रहे थे। तो वैसे ही क्या करेंगे हम, वेक्टर फॉर्म में, है ना, इसके द्वारा निकाल लेंगे, इसके द्वारा निकाल लेंगे, और दोनों को निकाल के वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे। एक बात और, ये प्लस क्यू है, धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, बताया गया था, नोट करके लिखाया था मैंने। धन आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी, यानी बाहर की ओर। धन आवेश कौन है, प्लस क्यू, कहाँ पर स्थित है, ए पर, इसलिए हम दिखा देते हैं किसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, किससे, ई ए से।
बी के द्वारा माइनस क्यू है, किधर होगा, अंदर की ओर, भीतर की ओर, यानी इधर होगा। ठीक है, ये विद्युत तीव्रता किसके लिए हो गई, बी के लिए, यानी ईबी हो गई। ठीक है, तो इस बिंदु पर ये बाहर की ओर, ईबी भीतर की ओर, और हमें क्या निकालना है, ये भी निकालना है, ईबी भी निकालना है। ई बराबर कितना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/4πε0 के Q/R²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना प्रणाली क्लास में। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ई और ईबी का मान। पहले लोग क्या लिखेंगे, आप लोग पहले लिखेंगे माना, जो माना वाला काम होता है सारा लिखेंगे। ठीक है, माना दो समान व विपरीत प्रकृति के, इसको जल्दी कवर कीजिए, है ना, माना दो समान व विपरीत प्रकृति के, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग जो है सुनकर आवाज लिख लीजिएगा। माना दो समान व विपरीत प्रकृति के दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू क्रमशः ए तथा बी पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। ए बी का मध्य बिंदु O है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ये लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब लिखेंगे A के कारण प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 K, है ना, Q/R² था, है ना। तो A से इसकी बीच की दूरी कितनी है, R², कितनी है, R - L, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, R - L का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/, है ना, Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। देख लो यहाँ से कितनी दूरी है टोटल, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमें क्या निकालना था, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, परिणामी। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, यानी E बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, EA प्लस EB। लेकिन ध्यान से देखो कि EA डायरेक्शन बाहर की ओर, EB डायरेक्शन किधर, माइनस की ओर, तो क्या करना पड़ेगा फिर, EA माइनस EB। तो आपको क्या करना पड़ेगा, EA माइनस EB करना पड़ेगा। क्यों, तो दोनों को हम जोड़ रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि वेक्टर जब सदिश में जोड़ा जाता है तो सदिश रूप में डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। अगर इसको प्लस मानेंगे, इधर वाले को क्या मानना पड़ेगा, माइनस। यदि इसको प्लस मान, इधर वाले क्या मानना पड़ेगा, माइनस। कुछ भी ले सकते हैं। तो प्लस हो गया बाहर की ओर EA, तो ये इधर विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस EB। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा EA माइनस EB। EA का मान कितना है, 1/4πε0 K Q/R - L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K Q/R प्लस L का स्क्वायर। दोनों का मान भर दिया, EA का भी और EB का भी। इसको आपको बस क्या करना है, LCM लेकर के सॉल्व कर लेना है। कॉमन क्या होगा दोनों में, ऊपर से Q भी कॉमन है, 4πε K भी कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे Q/4πε K। बच क्या जाएगा, यहाँ बचेगा 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और हल कर लीजिए इसको, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 K L। इसको हल करना है, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस
आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इन दोनों का एलसीएम यानी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कॉपी कर लीजिए, आगे मैं ऊपर थोड़ा मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो E इज इक्वल टू क्यू अपान 4π/0 Q। अब देखिए ध्यान से, आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, और डिवाइड बाई दोनों का स्क्वायर है तो क्या करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेके स्क्वायर सब पर कर देते हैं, यानी आर माइनस एल आर प्लस एल और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान 4π/K। ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से गुणा करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका क्या होल स्क्वायर। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू क्या मिला, Q अपान 4π/0 K। अब 2RL प्लस 2RL 4RL डिवाइड हो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका फुल डेरिवेशन यहाँ तक आया। ठीक है, अब कुछ इसकी विशेष परिस्थितियाँ होंगी, कुछ कंडीशंस होंगे, उस कंडीशन के अंदर ये डेरिवेशन थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। हमें मालूम है क्या, क्या मालूम है, P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, है ना, हम जानते हैं ये बात। मान लो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, तो इसका मान यहाँ पे भरो, इसको क्या लिखेंगे, 4RL है, 4RL को क्या लिख सकते हैं, 2R इंटू Q इंटू 2L लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 2 दूना के 4 R Q L सब कुछ वही है, बस लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, और डिवाइड बाई 4π/0 K आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, Q इंटू 2L P, Q इंटू 2L क्या है P, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू 2R डिवाइड बाई 4π/0 K आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन आया, लेकिन इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। देखो ये जो दूरी है आर, जहाँ से हमको जहाँ पे निकाला गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान P पर, वो जो दूरी आर है, इस दूरी L से ना, ये क्या बोला गया था, अत्यंत सूक्ष्म दूरी, यानी 2L क्या है, अत्यंत सूक्ष्म दूरी है, लेकिन R क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, R बहुत ज़्यादा होता है और L की अपेक्षा, यानी ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो इसमें कुछ जोड़े चाहे घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये स्क्वायर कर रहा है, तो बड़ी राशि का स्क्वायर करते हैं तो और बड़ा हो जाता है, छोटी स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, यानी ये बहुत ज़्यादा और ये बहुत कम, घटाएंगे तो बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस L स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तो नीचे लिखेंगे चूंकि R इज ग्रेटर देन L, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, R बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए E इज इक्वल टू P इंटू 2R डिवाइड बाई 4π/0 K, है ना, K, और L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4, एक R से R की पावर 4 में से एक R निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ऊपर हो गया, है ना, ये कट जाएगा, तो बस क्या बचेगा, 2 और P बचेगा, 2P 4π/0 K, एक R निकल गया तो क्या बचा, R3। ये आपका फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, ये आपका फाइनल डेरिवेशन इज इक्वल टू 2P/4π/0 KR3। सदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, 4π/0 KR3।
सदिश रूप में ये हो जाएगा। और एक और लिखेंगे कंडीशन में, यदि k का मान कितना हो, 1 हो, यदि k क्या है, परावर्तितांक है माध्यम का, k = 1 हो, तो वेक्टर E = 2 वेक्टर P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसके लिए था ये अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विक्षेप की तीव्रता। ठीक है, आज एक डेरिवेशन किया हम लोगों ने, कल की क्लास में एक और डेरिवेशन किया जाएगा। इसको ध्यान से पहले समझो, फिर मैं इसको जो है कॉपी करो ढंग से, है ना, समझ के, इसके बाद फिर एक बार इसको रफ अपने से कीजिए। ठीक है ना, ढंग से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल सीरियस होकर के, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी डेरिवेशन, इसका तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों डेरिवेशन। और अक्षी के बाद निरक्षी वाला और इम्पोर्टेंट है। तो कल हम लोग करेंगे निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से इसको पहले करके आएंगे, तब कल वाला डेरिवेशन समझ में आएगा। आज ही करके आएंगे ढंग से, तो कल वाला समझ में आएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही फिजिक्स में है। सीरियस होकर के पढ़ाई करो आप लोग। ठीक है, नोट्स बनाओ, ग्रुप में नोट्स बना करके जो फोटो खींच करके सेंड करो, ताकि मुझे मालूम चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ना। केवल कुछ ही बच्चे हैं जो कि नोट्स मुझे भेजते हैं, तो नोट्स बना करके भेजो। और वीडियो देख लेने से कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक नोट्स बना करके आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू।